प्रणाम बच्चों। इन पार्ट 7 बेटा वी लर्न अबाउट द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स अर्निंग और स्पेंडिंग मनी for the exchange of commodities or services. For example, activities of a farmer, an artisan, a businessman, a teacher, etc. are included in the economic activities. Simply अगर इस बात को समझना हो बेटा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि अर्निंग और स्पेंडिंग मनी. ठीक है बेटा, कमाना और खर्च करना. किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज़, माल सामान को खरीदने के लिए बेटा, गुड्स को, कॉमोडिटीज़ को, हमारी जो नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करते हैं बेटा. और उसके साथ साथ बेटा सर्विसेज, जो सर्विसेज हमारी लाइफ को इजी बनाती हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस है, रेलवे है, एयर है, बराबर, ये सारी सर्विसेज बेटा. फिर एजुकेशन की है, हेल्थ की है, ये जो सर्विसेज लोग प्रोवाइड करते हैं बेटा, जब वो हमको सर्विसेज देते हैं तो उसके बदले में हम उनको पे अप करते हैं. तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बेटा अर्निंग और स्पेंडिंग, ये दोनों ही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. अगर हम कमाएंगे नहीं बेटा तो खर्च नहीं करेंगे, तो कमाने वाले भी हम ही हैं और खर्च करने वाले भी हम ही हैं. हमको अर्निंग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारी लाइफ के बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए हमको पे अप करना पड़ता है. ये पे अप तभी कर पाएंगे जब हमारी कुछ इनकम होगी तो. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि फार्मर, आर्टिशन, बिजनेसमैन, टीचर, बराबर, ये सारे ही लोग बेटा अर्निंग पर्पज़ से एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे उनकी इनकम होती है और उस इनकम से वो अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल नहीं बन सकते बेटा, बन सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे टीचर का एग्जाम्पल है, बराबर, कि एक टीचर है बेटा, समझो कि वो 4-5 घंटे स्कूल में, 2-3 घंटा ट्यूशन क्लासेस में शायद वो पढ़ाते हों अगर, तो अर्निंग पर्पज़ से फीस मिलती है उनको, एक तरीके से स्कूल में उनको सैलरीज मिलती है. तो जब भी वो जो वर्क कर रहे हैं उसके बदले में उनको पे अप किया जा रहा है. लेकिन जब वो टीचर बेटा सेवा के भाव से, एकदम सेल्फलेस होके, निस्वार्थ भाव से गरीब बच्चों के लिए अपने दिन का 2-3 घंटे का टाइम या 2 घंटा उन गरीब बच्चों के लिए देती है जिनसे वो कोई फीस वसूल नहीं कर रहे हैं बेटा, तो ये कैसा है? उसकी सेल्फलेस सर्विस है. तो ये एक्टिविटी होने के बावजूद भी नॉन इकोनॉमिक हो जाती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरीके का अर्निंग पर्पज़ नहीं है बेटा, वो कमाने के भाव से किसी भी तरीके की सर्विस नहीं दे रहे हैं, वो सेवा के भाव से दे रहे हैं. तो जब भी हम सेवा के भाव से बेटा सेल्फलेस होकर समाज की सेवा के लिए काम करते हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक हो जाता है. लेकिन जब हम हमारी लाइफ की बेटा नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर बनाने के लिए अर्निंग पर्पज़ से एक्टिविटीज़ करते हैं, जो कि सबको करनी पड़ती है, क्योंकि अगर बेटा हमारी कोई इनकम ही नहीं होगी तो हम हमारी लाइफ को स्पेंड कैसे करेंगे, हमारा जीवन कैसे बिताएंगे, हमारी फैमिलीज़ को कैसे बेटा उनका मतलब एक तरीके से पालन पोषण कैसे होगा. तो आपने देखा होगा, आपके मदर हैं, फादर हैं, सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस चलाते होंगे, अर्निंग पर्पज़ के लिए करते हैं बेटा, क्योंकि कमाएंगे नहीं तो घर कैसे चलेगा. तो यहाँ पे ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. लेकिन एग्जाम्पल्स नॉन इकोनॉमिक में भी जा सकते हैं जब वो अपने पर्टिकुलर काम का कुछ हिस्सा सेवा के भाव से दे देते हैं बेटा, जहाँ पे वो अर्निंग नहीं करते हैं. जैसे कि टीचर का तो यहाँ पे दिया है, डॉक्टर का भी ऐसा ही हो सकता है. एक डॉक्टर है, 10 घंटे जो ट्रीटमेंट दे रहा है, शायद उसमें फ़ीस लेता होगा अपने पेशेंट से, लेकिन वो अपने दिन का 2 घंटा ऐसा भी रखता है जहाँ पे वो गरीब लोगों से फ़ीस लिए बिना उनकी ट्रीटमेंट करता है. तो वो 2 घंटे में तो उसका कोई अर्निंग पर्पस नहीं है, तो सेल्फलेस सर्विस दे रहा है वो, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, सेवा के भाव से, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, बराबर. तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना है. अब देखो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की डिफाइन क्या है कि एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट एमेड और ऑब्टेनिंग द इनकम और रेसिप्रोकेटेड द समथिंग इनडायरेक्टली आर कॉल्ड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. फॉर एग्जाम्पल, नर्चरिंग ऑफ अ चाइल्ड बाय द मदर, एक्टिविटीज़ ऑफ द सोशल सर्विसेज डन बाय अ सोशल वर्कर. यहाँ पे एग्जाम्पल से मैंने डेफिनेशन तो इकोनॉमी के साथ ही क्लियर कर दी नॉन इकोनॉमिक की कि क्या है. यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है नर्चरिंग ऑफ अ चाइल्ड बाय द मदर, माँ के द्वारा बेटा बच्चों का पालन पोषण करना. तो ये तो माँ मतलब वो निस्वार्थ भाव से बेटा अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, उसमें उसका कोई स्वार्थ होता नहीं है. वो अपनी जिम्मेदारी समझकर उस काम को बखूबी निभाती है. दुनिया की ये एक ही सर्विस ऐसी है जिसके लिए कोई वेजिस, कोई भी सैलरी पे अप की नहीं जाती है, फिर भी उसमें कोई लालच का भाव नहीं है. फिर सोशल वेलफेयर वर्क करने वाले बेटा सोशल वर्कर, जो समाज की सेवा के भाव से वॉलंटियर सर्विसेज देते हैं, है ना. अभी तो देखो फ्लड आया हुआ है, बीच बीच में आपने साइक्लोन देखा था, आसाम उड़ीसा के तरफ, बंगाल में देखा था,
कैसे बहुत सारे वॉलंटियर्स बेटा सेवा के भाव से लोगों तक खाना पीना कपड़े लत्ते पहुंचाने का काम कर रहे थे, बराबर ना। अभी कोविड के टाइम पे आपने देखा कितने सारे किचन्स चलाए गए, हजारों लोगों को सर्विसेज दी गई, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं जिनके पास बेटा एक तरीके से इकोनॉमिकली काफ़ी वो फुलफिल हैं, वेल्दी हैं, तो वो खर्च कर सकते हैं बेटा। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए है बेटा वही सेवा के भाव से लोगों की सेवा कर सकते हैं, है ना। हम 1 रुपया खर्च किए बिना भी फिजिकली भी शारीरिक रूप से बेटा मेहनत करके उनके लिए कुछ ना कुछ अगर ऐसा कर दें, बराबर, जो उनके काम में आए, तो वो भी सर्विस है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पैसा लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है बेटा कि एक्टिविटीज़ ऑफ द सोशल सर्विसेज डन बाय अ सोशल वर्कर कैन बी डिफाइनेड आइडेंटिफाइड एज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब नीचे देखो कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जाते हैं बेटा। 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स में वो डिवाइडेड है। यहाँ पे हम इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं बेटा कि किस तरीके से वो 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के वेरियस ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इन द 3 सेक्शन: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिकॉग्नाइज एज द कमर्शियल स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, कमर्शियल मैंने पहले ही बोला था कि जो ट्रेड ओरिएंटेड है वो कमर्शियल है, जो व्यापार के पर्पज से किया जाता है वो कमर्शियल है। ऑल 3 सेक्शंस आर एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन दैम मे बी डिस्कस्ड एज फॉलोज। नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर बेटा, जो रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाता है, तो फर्स्ट सेक्टर है एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज द कैटल रियरिंग, कैटल ब्रीडिंग, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, कलेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, माइनिंग ऑफ द रॉ मेटल्स एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर सेक्शन। जब भी कोई गुड्स प्रिपेयर करना होता है बेटा उसके लिए हमको रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल्स हमको कौन अवेलेबल करवाता है? प्राइमरी सेक्टर। यानी कि कच्चा माल सामान मिलेगा तभी तो सामान बनेगा, तो ये पर्टिकुलर रॉ मटेरियल हमको कौन देता है? प्राइमरी सेक्टर देता है। जैसे कि अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसके लिए रॉ मटेरियल के रूप में क्या है? सबसे पहले कॉटन है। तो कॉटन कहाँ पे होता है बेटा? तो फार्म के अंदर क्रॉप कल्टीवेशन किया जाता है, तब जाके कॉटन प्रिपेयर होता है। फिर उस कॉटन से थ्रेड बनता है, थ्रेड से फिर क्लोथ को वीव अप किया जाता है, फिर उस क्लोथ से पर्टिकुलरली इंडस्ट्रीज में कपड़े यानी कि ड्रेस प्रिपेयर होते हैं। तो ये पूरी एक्टिविटीज़ है, यानी कि जो फिक्स्ड प्रोडक्ट तक की प्रोसेस है उसके लिए जो रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाने की सर्विस है वो प्राइमरी सेक्टर के थ्रू प्रोवाइड होती है बेटा। अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में बहुत कुछ लिखा है बेटा, जैसे कि कैटल रियरिंग है ना, पशुपालन उद्योग है बेटा, कैटल ब्रीडिंग है। ठीक है बेटा, कैटल ब्रीडिंग में हम देख सकते हैं कि जो काऊ है बेटा, बुलॉक्स है, फिर हर तरीके के एनिमल्स हैं, बराबर। तो जब ब्रीडिंग से इनके जो न्यू बेबीज़ आते हैं बेटा, जैसे आपने पोल्ट्री फार्मिंग देखा होगा, तो ये एक तरीके से उनकी जनरेशन को आगे बढ़ाता है बेटा, और वो हमारे लिए आगे जाके ऑक्यूपेशन में काम आते हैं। फिर फिशिंग है बेटा, फिश फार्मिंग करते हैं क्योंकि वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन नॉन वेजिटेरियन है ना। हमारे देश में भी ऐसा है, मच्छी भात खाने वाले लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, चाहे आप साउथ में चले जाओ, ईस्ट में चले जाओ, एक साथ सिर्फ आप गुजरात को छोड़ दो बेटा। फिर पोल्ट्री फार्मिंग है बेटा, है ना। ये हम देख सकते हैं बेटा कि जो एग का जो बिजनेस है पूरा, तो कहाँ से मिलता है हमको? पोल्ट्री फार्म से मिलता है। कलेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, रबर इंडस्ट्रीज़ है, गम इंडस्ट्रीज़ है, पेपर इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सारे हर्बल प्लांट्स है बेटा, मेडिसिनल प्लांट्स है, वो सारी चीज़ें हमको जंगलों की पैदाश से मिलती है, यानी कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट है एक तरीके से। फिर माइनिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, चाहे फिर वो गोल्ड हो, डायमंड हो, गोल्ड, फिर कोल है, बराबर, अलग अलग तरीके के दूसरे फ्यूल्स हैं जो कहीं ना कहीं माइनिंग यानी कि खनन करके निकाले जाते हैं। तो ये सारे मिनरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स हमको प्राइमरी सेक्टर से अवेलेबल कराता है। फिर अब सेकंड में आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि अब यहाँ पे गुड्स को प्रिपेयर होने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन। दिस सेक्शन इज ऑल्सो एनक्लोज एज द इंडस्ट्रीज विच इंक्लूड्स द प्रोडक्शन फॉर द स्मॉल पिन टू जायंटिक मशीन, बराबर। ये वो पर्टिकुलर सेक्टर है जो एक छोटी से छोटी पिन से लेके जायंट मशीन तक बनाने की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। यानी कि बेटा फिक्स प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा तो अलग अलग प्रोसेस से उसको क्या होगा बेटा, फिक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा,
बराबर। गन्ना यानी कि शुगर कैन मिलेगा बेटा, उसका क्रॉप कल्टीवेशन होगा, उसको गोडाउन से लेके मार्केट और शुगर मिल तक पहुंचाया जाएगा। जब शुगर मिल में पहुंचाया जाएगा तो उसके शुगर बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होगी और फिर उसके पैकिंग होने तक की जो पूरी प्रोसेस है वो सेकेंडरी सेक्टर में होती है। फिर आ जाता है थर्ड सेक्टर बेटा। ये थर्ड सेक्टर प्राइमरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर के साथ बेटा एक तरीके से कम्युनिकेशन करता है, उसके साथ कोलैबोरेट करता है और काम करता है, क्योंकि अगर ये सर्विस नहीं देगा तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का कामकाज चल सकता नहीं है। तो कौन लोग हैं जो इस सर्विस को प्रोवाइड करते हैं? Then different types of services are included in this section. Service like a trade, communication, airways, waterways, education, health, banking and insurance, tourism and entertainment are included in this sector. Service sector के अंदर सेवा देने वाले, लेकिन ये सेवा अर्निंग पर्पज वाली सेवा है, बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ट्रेड है, कम्युनिकेशन है, बराबर, रोड है, हाईवेज है, एयरवेज है, वाटरवेज है, एजुकेशन है। अगर एजुकेशन नहीं होगा तो हमारे पास स्किल वर्कर नहीं होंगे बेटा, हमारे पास इंजीनियर्स नहीं होंगे, आर्किटेक्चर्स नहीं होंगे, तो कहाँ से बनेगी फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, ठीक है, ब्रिजेस कहाँ से बनेंगे, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहाँ से प्रिपेयर होंगे, हेल्थ फैसिलिटी, डॉक्टर्स नहीं होंगे तो कौन अवेलेबल करवाएगा, बैंकिंग, बैंक के अंदर काम करने वाले अलग अलग एम्प्लॉयज़ जो हमको बैंकिंग की फैसिलिटीज़, यानी कि हमारी लाइफ के अंदर बराबर एक तरीके से जो मनी वाला पर्टिकुलर एक पार्ट है उसका मतलब सब तरीके से हम डिपॉजिट भी करते हैं, हम जमा भी करते हैं, हम उठाते भी हैं, खर्च भी करते हैं, जिसके लिए कहीं ना कहीं हमको हमारे बिजनेस के लिए, हमारे होम के लिए जो लोन अवेलेबल करवाता है वो बैंक है बेटा। एक तरीके से हमारी लाइफ के अंदर बेटा हर चीज़ में ये सारे सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। फिर टूरिज़्म है बेटा, हमारी लाइफ में भागते भागते जब हम थक जाते हैं तो बेटा एक तरीके से हम निकल जाते हैं ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे, ये तो टूरिज्म इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है आजकल, इसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, बराबर। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज यानी कि हम ये जो ड्रामाज देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, ये एंटरटेनमेंट का पार्ट है जो हमारे जीवन को एक तरीके से बहुत सारे मोरल समझाते हुए एंटरटेन करती है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो कहीं ना कहीं एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करती है बेटा। Okay, normally the private sector dominates the developing countries. Primary sector contribute the most in employment generation and national income. However, as there is in rise in economic development, significance of the primary sector decrease in the comparison to secondary and service sector, and importance of the industrial sector and service sector increase. यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि धीरे धीरे डे बाय डे एक टाइम था, पीरियड था जब इंडिया कंप्लीटली एग्रीकल्चर कंट्री माना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे हमारा प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है। पहले 60% एग्रीकल्चर पे था, 40% इंडस्ट्रियल था, 60% प्राइमरी सेक्टर पे था और 40% देखा जाए तो सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर था। लेकिन अब धीरे 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 जो हमारा इंडिया है बेटा वो सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से बेटा डिपेंडेड होता जा रहा है। लेकिन अगर प्राइमरी सेक्टर बेटा बराबर जो सबसे ज़्यादा बेसिक जो उसका पिलर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर ही अवेलेबल करवाता है बेटा। आज भी हमारे देश की 50 से 60% आबादी अभी भी फार्मिंग्स के बिजनेस के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो ये प्राइमरी सेक्टर ही है जो उन सर्विसेज को अवेलेबल करवाता है, एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल करवाता है। तो प्राइमरी सेक्टर को बचा के रखना, क्योंकि इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है बेटा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को रोजगार देना, तो हमारे लिए प्राइमरी सेक्टर्स को बेटा बचा के रखना, उसको प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आज का नौजवान बेटा खेती कबाड़ी इन चीज़ों से भागने लगेगा तो कौन करेगा ये? तो हमको ये समझ क्लियर करनी होगी कि सारी अपॉर्चुनिटीज सर्विस सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर में ही नहीं है, आपके पास प्राइमरी सेक्टर में भी बहुत सारा बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको आपको समझना होगा। ओके, तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है बेटा। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।